पुराने समय की बात है। एक शांत सा गांव था जिसका नाम चंदनपुर था। वहां के लोग सीधे सादे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक रेयान नाम का 18 वर्षीय लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था, शांत, विचारशील और हमेशा किसी छिपे हुए रहस्य की तलाश में रहता था। एक दिन रेयान अपने दादाजी की पुरानी किताबों को खंगाल रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक अजीब नक्शा मिला। नक्शे पर कुछ रहस्यमयी निशान और प्राचीन मंत्र लिखे थे। अरे, ये क्या है? ये कैसे मंत्र है? और ये अनलॉक द्वार क्या होता है? नक्शे को देखकर रेयान का उत्साह बढ़ गया। उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही एक गुप्त पोर्टल की कहानी सुनाते थे, जिसे केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही पार कर सकता था। तो बस रेयान ने ठान लिया था कि वह इस नक्शे को पढ़कर उस रहस्यमयी गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह रेयान ने नक्शे की बात अपने दोस्त लीना और करण को बताई। क्या एक गुप्त पोर्टल की गुफा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा हो सकती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर रेयान कह रहा है तो बात सच ही होगी ना। सच होगी नहीं, सच ही है। और मैं उस गुफा को ढूंढ कर दिखाऊंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे या नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। चलो इस रोमांचक यात्रा पर। आखिरकार चंदनपुर गांव के रहस्यमयी गुफा को ढूंढने के लिए तीनों बच्चे निकल पड़े। दूसरे दिन नक्शे के साथ तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वह गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुहाने पर एक प्राचीन शिलालेख था। जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो, वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमयी गुफा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ तो गए हैं। इसका मतलब है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि यह गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। करण की बातों से लीना और रेयान का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाज़ा एक पुरानी गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वे अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वे एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थीं और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। रेयान, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वे तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक द्वार ने ही तो चुना है। अरे, ये कैसी आवाज़? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल, चमकता हुआ जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को शून्य अंधकार नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन शून्य राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस द्वार को पार किया है। इसका मतलब शून्य अंधकार का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और एकता से इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस शून्य राक्षस की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। जादुई पेड़ की बात सुनकर रेयान, लीना और करण तीनों ही शून्य राक्षस की गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग-अलग रक्षा मंत्र दिए थे, जिससे वे दिव्य शस्त्र बना सकते थे। ना जादुई पेड़ की बात सुनकर रेयान और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शून्य राक्षस के सेवक उन पर नजर रखे हुए थे और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान उन्हें एक रहस्यमयी लड़की मिली, माया। उसने कहा कि वह भी उनकी तरह शून्य राक्षस का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं है, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? रेयान की बातों से माया हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर करण को उस पर दया आ गई। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों?
सबको समझाकर करण ने माया को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद। तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। करण की बात पर रेयन और लीना ने हामी तो भर ली थी, लेकिन न जाने क्यों लीना को माया पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और माया करण के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वह उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। रियान, ये माया करण के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? लीना के साथ हाँ, रेयान हमें को भी जरा माया ने करण को अपने वश में कर लिया था। शून्य राक्षस की गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, करण कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया, जिसके कारण शून्य राक्षस की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और शून्य राक्षस को मुक्त कर दिया। मतलब तुम कौन हो? शून्य राक्षस की सेविका, जो यहां तुम्हें रोकने आई थी। माया की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। माया वहां से भाग निकली थी। रेयान, करण और लीना को इस विश्वासघात से बहुत ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? शून्य राक्षस का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रेयान की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी रेयान, लीना और करण पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा रेयान के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही रेयान ने उसे अपनी जी जान लगाकर शून्य राक्षस की गुफा पर फेंक दिया कि शून्य राक्षस की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीनों दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वह जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोला, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर रेयान, करण और लीना वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर चंदनपुर गांव लौट आए। बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम धर्मपुर था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे सच का जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बीचों बीच था एक रहस्यमयी पेड़, बोलने वाला पेड़। लोग कहते थे कि यह पेड़ झूठ और सच्चाई में फर्क कर सकता है। गांव के लोग इस पेड़ से डरते थे, लेकिन कुछ जिज्ञासु बच्चे जैसे मानिक, चंदू, रीमा और रमेश अक्सर इसकी बातें करते थे। एक दिन मानिक ने कहा, चलो जंगल चलते हैं। मुझे यकीन है कि वो पेड़ सचमुच बोलता है। नहीं, वहां जाना मना है। सुना है जो झूठ बोलता है पेड़ उसे सजा देता है। अगर हमारे इरादे नेक है तो डर कैसा? और अगर पेड़ सचमुच बोलता है तो वो हमारी मदद भी कर सकता है। चारों दोस्त अगली सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। घना जंगल पार करते करते शाम हो गई। तभी एक हल्की आवाज सुनाई दी। कौन है जो मेरे पास बिना सच्चाई के आने की हिम्मत करता है? बच्चे चौंक गए। मानिक ने साहस दिखाया। हम सिर्फ तुम्हें देखने और समझने आए हैं। हम कुछ गलत नहीं करेंगे। पेड़ की शाखाएं हिली और फिर आवाज आई, अगर तुम सच्चे दिल से आए हो तो तुम्हारा स्वागत है। पूछो क्या जानना चाहते हो? हमें बताओ, क्या गांव में जो सेठ है वो सच में ईमानदार है? वो कहता है कि वह गरीबों की मदद करता है। सेठ की बातों में छल है। उसने कई गरीबों की जमीन हड़पी है, लेकिन गांव को इस सच्चाई से अनजान रखा है। चारों दोस्त हैरान रह गए। अगर ये बात सच है तो हमें राजा तक ये सच्चाई पहुंचानी चाहिए। सेठ को जब इस बात की भनक लगी कि कुछ बच्चे जंगल के पेड़ से उसकी सच्चाई जान चुके हैं, तो वो घबरा गया। अगर ये बात राजा तक पहुंच गई तो मेरी सजा तय है। मुझे कुछ करना होगा। चाल चली। वह जंगल गया और वहां लोमड़ी से मिला, जो चालाकी के लिए जानी जाती थी। लोमड़ी बहन, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगा। क्या काम है? उन बच्चों को पेड़ तक जाने से रोक दो, और अगर मुमकिन हो तो पेड़ की आवाज बंद करवा दो। लोमड़ी ने सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन मुझे पेड़ से मिलना होगा। मैं सीधे झूठ नहीं बोलती। पहले सच्चाई को से जाकर पूछा,
क्या तुम सिर्फ इंसानों से बात करते हो? नहीं, मैं सच्चाई से बात करता हूं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो तुम उसका सच बताओगे? अगर वह सवाल ईमानदार है तो हाँ। लोमड़ी ने वही सवाल किया जो रीमा ने किया था। पेड़ ने फिर वही उत्तर दिया। लोमड़ी अब सोच में पड़ गई। सेठ सचमुच धोखेबाज है तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगी। चालाकी का मतलब ये नहीं कि बुराई का साथ दो। अगले दिन मानिक और उसके दोस्तों ने निर्णय लिया कि वे इस सच्चाई को राजा तक ले। हम सीधे राजा के दरबार में जाएंगे। ये बात अब और छिपाई नहीं जा सकती। राजा का दरबार सजा हुआ था। सेठ पहले ही वहां पहुंच चुका था और बच्चों पर आरोप लगा रहा था। महाराज, ये बच्चे मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने झूठ फैलाया है कि मैं गरीबों की जमीन हड़पता हूं। बच्चों, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमने जो कहा है वो सच है। अगर आप चाहें तो उस जादुई पेड़ से खोल पूछ सकते हैं। तभी आकाश में एक सुंदर चिड़िया उड़ती हुई आई। महाराज, मैं उस पेड़ की संदेशवाहक हूँ। जो ये बच्चे कह रहे हैं वो सत्य है। सेठ ने छल से लोगों की जमीन ली है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत पेड़ से मिलने का निर्णय लिया। राजा, मंत्री, सेठ और बच्चे जंगल पहुंचे। पेड़ ने फिर वही बात दोहराई, सेठ दोषी है। सेठ, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? सेठ चुप था। अब उसकी चालाकी काम नहीं आई। राजा ने फैसला सुनाया। सेठ की सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और जिनसे जमीन छीनी गई थी उन्हें वापस दी जाएगी। तुम सबने बहादुरी और सच्चाई से काम लिया। तुम्हारे जैसे युवाओं की इस राज्य को जरूरत है। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, चालाकी तब तक अच्छी है जब तक उसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए हो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, सच्चाई में हमेशा ताकत होती है। बुद्धिमानी और साहस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।